नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला में। दोस्तों, आज मॉडर्न एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत मैं जिस गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे एक कहानी का सहारा लेना पड़ेगा। ये कहानी हो सकता है आपने पहले भी कभी सुनी हो, लेकिन आज इस कहानी में जो संदेश छुपा हुआ है उस पर एक बार फिर से विचार करने की बहुत गंभीर जरूरत है। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। हुआ यूं कि जब बाढ़ों की घटती आबादी को देख करके देश भर के सर्कसों में बाघों के करतबों पर पाबंदी लगा दी गई, तो सर्कस के जो मालिक थे ना, उनको मजबूरन अपनी बाघों को, जो कि उनके लिए उनके संतान से भी बढ़कर प्रिय था, उनकी आय का एकमात्र साधन था, उन बाघों को, उन प्रशिक्षित बाघों को सर्कस मालिकों को अपने खर्चे पर ले जा करके जंगल में छोड़ना पड़ा। इस सिलसिले में कलकत्ता के एक सर्कस मालिक ने अपना अनुभव बताते हुए बोला कि मेरे सर्कस में कुल 7 बाघ थे। सरकारी आदेशानुसार मुझे भी अपने इन बाघों को पास के ही जंगल सुंदरबन में जाकर छोड़ना पड़ा। लेकिन बाघों के साथ रहते रहते सर्कस मालिकों को अपने उस बाघ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। बाघ के करतब के बिना सर्कस का आकर्षण फीका पड़ गया था। सर्कस लगभग ठप सा हो चुका था और इधर सर्कस मालिक को अपने उस बाघों से मिलने की इतनी अधिक बेचैनी होने लगी कि महीने भर के अंदर एक दिन वह उनसे मिलने जंगल जा पहुंचा। जैसा कि मैं बता रहा था कि बाघों के करतब के बिना सर्कस लगभग ठप सा पड़ चुका था, लेकिन सर्कस मालिक को अपने बाघों से मिलने की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। महीना भर भी नहीं हुआ कि एक दिन वह अपने उन बाघों से मिलने के लिए जंगल जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जब उसने वन विभाग के अधिकारियों से अपने बाघों के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि उसके 7 बाघों में 3 को तो पहले ही दिन जंगली कुत्ते खा गए और एक किसी भेड़िए का शिकार बन गया। सोचने वाली बात है, बाघ को जंगली कुत्ते खा जाएं, क्या इस बात पर यकीन हो पा रहा है आपको? दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन उन बाघों के साथ हुआ ऐसा ही था। क्या दोस्तों, क्या उस जंगल के जो कुत्ते थे वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो बाघों का शिकार कर लें? या फिर उस बाघ में, उस जंगल में केवल यही 7 बाघ थे जो उस सर्कस से लाकर छोड़े गए थे? नहीं दोस्तों, सुंदरबन तो बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। सदियों से वहां सैकड़ों बाघ रहते आए हैं और किसी भी कुत्ते और भेड़िए के लिए उन बाघों का शिकार करना तो दूर, उनके पास फटकने की भी हिम्मत करना बहुत मुश्किल था। तो फिर इन बाघों के साथ क्या हुआ? दोस्तों, इन बाघों के साथ जिस कारण से ऐसा हुआ, यही एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों आज के इस कहानी का। दोस्तों, दरअसल वो बाघ जो थे ना, उनको जन्म से ही पिंजरे में रखा गया था। बना बनाया खाना परोसा जाता था मांस के रूप में। उन बाघों को इतना सुविधा भोगी बना दिया गया था कि वो शिकार करना ही भूल गए थे। या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो शिकार करने का हुनर है वो शायद कभी विकसित ही नहीं हो पाया।
दोस्तों, आप गौर करके देखिए, क्या आज के डेट में हम में से बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों के साथ उस सर्कस के मालिक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। जैसे सर्कस के मालिक ने सुख सुविधा के नाम पर अपने उन बाघों पर अत्याचार किया था, क्या हम भी अपने बच्चे को सुविधा भोगी बना करके उनके साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे? दोस्तों, आज की तारीख में बच्चे की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को अभिभावक पूरा करते हैं। स्कूल से होमवर्क मिले चाहे प्रोजेक्ट वर्क, बच्चा खुद नहीं उसे करता, या तो अभिभावक उसे कर देते हैं या फिर उसके ट्यूटर बनवा देते हैं या फिर किसी और का वो सहारा ले लेते हैं। ऐसे बच्चे जो शुरू से ही दूसरे पर डिपेंड रहे हैं, कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। और ऐसे बच्चे जब आगे चलकर जीवन संग्राम में उतरते हैं ना, तो उनके सामने केवल दो ही ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन, सब कुछ करने के बाद भी जीवन में कुछ हासिल न कर पाने के गम में या कुछ न हासिल करवाने की वजह से आत्महत्या के रास्ता चुनना, या जिस तरह से बचपन से बिना कुछ किए धरे उनको सब कुछ मिल जाता था, तो उसी तरह से बिना कुछ किए धरे कम से कम समय में सब कुछ हासिल करना, येन केन प्रकारन पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुनना। दोस्तों, बच्चे अगर पहला रास्ता अपनाते हैं तो फिर हमारे सपनों का गला घोट देते हैं, हमारे अरमानों को कुचल डालते हैं। और अगर वो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, मतलब अपराध की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, तो अपनी जिंदगी तो नर्क बनाते ही हैं, पूरे परिवार को एक तरह से आजीवन कष्ट देते हैं। मुझे याद है दोस्तों, हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारी जो पढ़ाई थी वो सुदूर देहात के गांव में जो संसाधनों के मामला में बड़ा ही पिछड़ा माना जाता था, एक सरकारी विद्यालय से हुई थी। हम लोग के स्कूल आज के सरकारी स्कूलों की तरह ना इतने सुख सुविधा संपन्न नहीं होते थे। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच तो दूर, शिक्षकों को बैठने तक के लिए एक कुर्सी तक नहीं थी हमारे स्कूल में। हम बच्चे अपने घर से बोरा चट्टी लेकर जाते थे, उसे बिछाकर पढ़ते थे। कमरे की संख्या भी काफी कम थी और इतने जर्जर हालत में थे ना कि वहां बैठने में डर लगता था। तो हम लोग का वर्ष में ज्यादातर समय हमारी कक्षाएं खुले आकाश में पेड़ के नीचे लगती थी। गांव वालों ने शिक्षक के बैठने के लिए कहीं से एक बड़ा सा चपटा पत्थर लाकर रख दिया था और उसी पर बैठकर वो शिक्षक पढ़ाया करते थे हमें। हम लोगों के समय में ये प्रोजेक्ट की पढ़ाई नहीं होती थी। हो सकता है शायद हमारे शिक्षक महोदय लोगों को ही ये नहीं पता हो। तो दोस्तों, हम लोगों को सिखाया गया था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में। हमारे स्कूल में सुख सुविधा का घोर अभाव था, लेकिन हमें जो वहां अनुशासन सिखाया गया
हमें जिस तरह की वहाँ पढ़ाई मिली, वो शिक्षक और हमारे अभिभावकों ने मिलकर हमारे अंदर जो संस्कार विकसित किए, उन संस्कारों के बदौलत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे अधिकांश साथियों ने आज के युवाओं की तरह सरकारी नौकर बनकर जीवन यापन करना उचित नहीं समझा, बल्कि कुछ ने तो खुद ही सरकार बन जाने की ठान ली। वो जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने। कुछ को सफलता मिल चुकी है, कुछ अभी तक कतार में है। मैं देखता हूं दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब आज के अभिभावक अपने बच्चे को नौकरी करने योग्य बनाने के लिए महीने के 15, 20, 25 हज़ार रुपये तक खर्च करते हैं। कंपटीशन वगैरह की तैयारी में मैं कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डिग्री लेने के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन कंपटीशन वगैरह की तैयारी में या फिर जो टेक्निकल एजुकेशंस हैं, उन सब की पढ़ाई के लिए एक काफ़ी खर्च करते हैं आज गार्जियन। लेकिन इन सब की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका लड़का जब नौकरी हासिल करता है तो मिलती है उसे एवज में वही महीने के 25, 30, 35 हज़ार रुपये। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, मैंने खुद जाकर अपनी आंख से देखा है, बेंगलोर, पुणे जैसे शहर में जो आम इंजीनियर होते हैं ना, वो एक कमरे के मकान में ठीक उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से दिल्ली, मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में दैनिक मजदूर लोग रहा करते हैं। उन्हें जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी खुद उनके खर्च चलाने के लिए कम पड़ती है, लेकिन अभिभावक बड़ा गर्व से सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो इंजीनियर है, फलाने जगह जॉब करता है, फलानी कंपनी में जॉब करता है। दोस्तों, आज इस मुद्दे पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। कोई भी माँ बाप अपने जीते जी, अपने रहते हुए अपने संतानों को कभी कोई कष्ट नहीं होने देता, चाहे वो खुद कितना भी कष्ट झेल ले। तो ये सही है कि हमारे रहते उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, लेकिन क्या हमारे न रहने के बाद भी उनकी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि जब हम ना रहें तो भी हमारे बच्चे को कभी हमारा अभाव ना खटके, हम अपने बच्चे को इस योग्य बना के जाएं? तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को इस योग्य बनाना चाहते हैं तो अभी मैंने जिस मुद्दे पे चर्चा की, बच्चे को परावलंबी जो हम बनाते जा रहे हैं ना, उस परावलंबी की जगह बच्चे को हमको स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे को अपना काम खुद से करने की आदत हम डेवलप करें। अपना काम करेंगे, उनसे गलतियां होगी, लेकिन उन्हीं गलतियों से वो सीखेंगे भी, उन्हीं गलतियों से सीखकर आगे ही बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी हमारे बच्चे एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, हमारे बच्चे एक जिम्मेवार नागरिक बन पाएंगे और उनको लेकर हमने जो भी सपना देखा है वो पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो बिना किसी बाधा का आप तक पहुंचता रहे। और मैंने जो आपको अभी एक कहानी सुनाई है, इस कहानी में जो छुपा संदेश आपको अगर आकर्षित किया है, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।